नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम के इतिहास का पार्ट 2, जिसका नाम क्या है बच्चों? इतिहास के साधन। यहाँ पर हम इतिहास के साधनों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, इतिहास के साधन मतलब होता क्या है, इसको आप समझ लो। उसके बाद हम जो भी इतिहास के अलग अलग साधन है, लिखित, मौखिक और भी जो है वो सारी चीज़ों का हम धीरे धीरे करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इतिहास के साधन समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा ज़रा क्या लिखा हुआ है। देखो, हमारे पूर्वज द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं आज भी उपलब्ध है। उनके द्वारा उकेरे गए विभिन्न लेख हमें मिले हैं। इन साधनों की सहायता से हमें इतिहास का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त रीति रिवाजों, परंपराओं, लोक कलाओं, लोक साहित्य, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इन सभी को इतिहास के साधन कहते हैं। तो समझ में आया आपको इतिहास के साधन किसको कहते हैं? जैसे बच्चों देखो, जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज मतलब क्या होता है? हमारे पुरखे। ठीक है, तो उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तु अभी भी हमारे पास है कि नहीं? ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दादाजी, उनके दादाजी यूज़ करते हो, उपयोग करते हो और वो आज भी मौजूद हो, ऐसा होता है। पूर्वजों की चीज़ें मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है जो उन्होंने भी यूज़ करी और आज भी हम उसको कर रहे होते हैं। तो ऐसी वस्तुएं होती हैं, बराबर। उनके द्वारा उकेरे गए विभिन्न लेख हमें मिले हैं। मतलब जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज मतलब ऐसा नहीं कि बस आपके दादाजी दादी जी, ठीक है, जो पुराने लोग थे, तो उनके द्वारा कई उकेरे गए लेख भी हमको मिलते हैं। उकेरे गए लेख मतलब क्या? कुछ लिखा हुआ उनका हमको मिल जाता है, पुराने समय के लोगों का। ठीक है, तो ये जो साधन है, मतलब ये जो हमको लेख मिले या फिर उनके द्वारा उपयोग में लाई गई कोई वस्तु मिली, तो इससे हमको क्या जानकारी मिलती है? उस समय की जानकारी मिलती है। जैसे कोई चीज़ हमको पुराने ज़माने की मिल गई, समझ लो कोई हथियार मिल गया, ठीक है, तो उसकी मदद से हम लोग समझ सकते हैं कि उस टाइम के लोग, उस समय के लोग कैसे हथियारों का उपयोग करते थे। समझ में आ रहा है? तो इन सारी चीज़ों से हमको किसका ज्ञान होता है बच्चों? तो इतिहास का ज्ञान होता है। मतलब जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनसे हमको इतिहास का ज्ञान होता है। इसके अलावा रीति रिवाजों, परंपराओं, लोक कलाओं, लोक साहित्य, ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर भी हमें इतिहास का ज्ञान होता है ना। अब लोक कलाओं मतलब क्या होता है? लोक कलाओं, लोक साहित्य मतलब क्या होता है? या फिर रिवाजों, परंपराओं मतलब क्या होता है? तो देखो, रिवाज मतलब क्या? जो पुरानी चली आ रही है। ठीक है, कोई एक रिवाज है, ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, तो ये रिवाज बनाया किसने? ये पहले से चला आ रहा है। इसी तरह से लोक कलाएं, जैसे लोकगीत, आपने लोकगीत मतलब क्या? जैसे वो गीत जो आपके मतलब पूर्वज गा रहे थे और वो आज के लोग भी क्या करते हैं, आपके परिवार में या फिर कहीं भी वो लोग गाते, तो उसको क्या कहते हैं? लोकगीत। तो इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस टाइम के लोगों का जो गीत है वो कैसा हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो सभी साधन मैंने आपको बताए ना, इन्हीं को क्या कहते हैं बच्चों? इतिहास के साधन कहते हैं। समझ में आया? तो ये साधन मौखिक भी होते हैं, लिखित भी होते हैं और कौन से होते हैं? भौतिक भी होते हैं। तो भौतिक, लिखित और मौखिक साधन होते क्या हैं, उनका अध्ययन हम एकदम विस्तार से यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बच्चों? तो भौतिक साधन की। किसकी बात करेंगे? भौतिक साधन की। तो भौतिक साधन क्या होता है? तो पहले तो आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि भौतिक साधन हो क्या सकता है, फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी ही, लेकिन सोचिए भौतिक साधन मतलब क्या? तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, भौतिक साधन मतलब क्या ना, जिसको आप अपने आंखों से देख सकते हो एंड टच कर सकते हो, मतलब छू सकते हो। समझ में आया? तो ऐसे साधनों को हम क्या बोल देते हैं? भौतिक साधन बोल देते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण लूँ तो कोई किला है पहले का, या फिर कोई सिक्का है, किसी राजा के ज़माने में उस सिक्के का उपयोग किया जाता था और वो सिक्का कभी कभी खुदाई करते हुए हमको मिल जाता है, तो उससे हमको समझ में आता है कि उस टाइम के लोग, उस समय के लोग कैसे सिक्कों का उपयोग किया करते थे और कौन से धातु के सिक्के बनाए जाते थे, है ना। तो ये सभी क्या है बच्चों? भौतिक साधन है। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे आपके जो पाठ में दिया गया है उसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो देखो, भौतिक साधन में क्या दिया है कि दैनिक जीवन में मनुष्य विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करता है। पूर्वकालीन मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई अनेक वस्तुएं आज हमें महत्वपूर्ण जानकारी
दे सकती हैं। देखो बच्चों, आप जानते हो कि जो हमारा दैनिक जीवन होता है इसमें हम बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं कि नहीं। तो अब जो पुराने समय में मनुष्य थे वो जो वस्तुओं का उपयोग करते थे, अगर वो वस्तुएं हमको मिल जाए तो उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा होता था इसके बारे में हमको जानकारियाँ प्राप्त होती है। सही है ना। प्राचीन वस्तुओं में कपड़े के टुकड़ों के आकार, रंग और नक्काशी के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे बर्तन किस कालखंड के होंगे। अब देखो बच्चों, जो प्राचीन समय की वस्तुएं हैं उनमें अगर कपड़े के टुकड़ों को हम देखें तो उनके आकार, रंग और उनकी जो नक्काशी है, मतलब उस पर किस तरह से लिखा गया है, ठीक है, तो जब हम उनको देखेंगे तो उसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो बर्तन है किस कालखंड के होंगे। समझ में आया, मतलब किस समय के ये बर्तन हैं, ऐसा हम पता लगा सकते हैं। किसकी मदद से? तो कपड़ों की मदद से। अगर हमको कोई टुकड़ा मिल जाता है तो उसकी मदद से। तो ये क्या है बच्चों, ये जो कपड़े का टुकड़ा मैंने बोला ये क्या है, भौतिक साधन है ना, जिसकी मदद से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है। इतिहास के साधन मतलब क्या? वो साधन जिसकी मदद से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती हो। ठीक है, अब आगे देखिए, तो गहनों, आभूषणों तथा अन्य वस्तुओं के आधार पर मानवीय समाज के पारंपरिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गहनों, आभूषणों तथा अन्य वस्तुओं के आधार पर। गहनों मतलब आपको पता है गहना, आभूषण जो औरतें पहनती है कान में, फिर हार, ये सभी क्या है? आभूषण है, गहने हैं। ठीक है, और भी जो अन्य वस्तुएं हैं तो उनके आधार पर मानवीय समाज के पारंपरिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब उस टाइम के लोग कैसे गहने आभूषण कैसे पहना करते थे। ठीक है, ये सारी जानकारी हमको क्या होती है? प्राप्त होती है। तो ये जो गहने और आभूषण है ना, ये भी क्या है? भौतिक साधन ही है, याद रखते जाना। हाँ, भौतिक साधन में हम अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो वो कपड़ा वाला देखा था, फिर गहने आभूषण, ये भी क्या है? भौतिक साधन में ही आते हैं। ठीक है, अब आगे देख लो, तो अनाज, फलों के बीज, प्राणियों की हड्डियों के आधार पर आहार की जानकारी मिलती है। अब देखो बच्चों, और भी भौतिक साधन है, जैसे कि अनाज हो गया, फलों के बीज हो गया। ठीक है, खुदाई में कभी कभी ना अनाज के दाने भी मिल जाते हैं। वो अनाज के दाने सड़ते नहीं है, क्यों नहीं सड़ते हैं ना? क्योंकि अगर आप अनाज के दानों को भून करके रखोगे, भून करके, ठीक है, तो वो खराब नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह के दाने क्या होते हैं? खुदाई के दौरान कभी कभी मिलते हैं। कभी कभी फलों के बीज मिल जाते हैं, या फिर प्राणियों की हड्डी मिल जाती है। तो उनके आधार पर उनके आहार की जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग कैसे मतलब क्या क्या उनका आहार कैसा होता था, वो लोग क्या खाते थे। ठीक है, विभिन्न कालखंडों में मनुष्यों द्वारा बनाए गए मकानों और इमारतों के खंडहर पाए जाते हैं, है ना। जब लोग रहेंगे तो वो मकान बनाएंगे, सही बात है, तो इस तरह के इमारत या फिर खंडहर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिक्के और मुद्राएं भी पाई जाती है। और देखो बच्चों, सिक्के और मुद्राएं भी इसी भौतिक साधन में ही आती हैं, जिनसे हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सिक्के और ये तो हो गया ना, इन सभी की सहायता से मानवीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी वस्तुओं और वास्तुओं अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो भौतिक साधन में आपको याद क्या रखना है? तो कोई मुद्रा है, कोई सिक्का है, आभूषण है, अनाज है, फलों के बीज है, प्राणियों की हड्डियां हैं। ठीक है, तो ये सभी किस में आते हैं बच्चों? तो ये सभी आते हैं भौतिक साधन में। समझ में आया? तो भौतिक साधन में आपको यही याद रखना है, जो आप देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, वो क्या हो गया? इतिहास के भौतिक साधन। मतलब जो हमको इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनको हम देख पा रहे हैं, जिनको हम छू सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया? आपके इतिहास के भौतिक साधन। तो भौतिक साधन यहीं पे खत्म होता है। अब हम किसकी बात करेंगे? तो अब हम आगे देखने वाले हैं लिखित साधनों की। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को ये फिगर दिखाना चाहूँगी, मतलब ये फोटो। क्या तुम जानते हो बच्चों? ये क्या तुम जानते हो, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या दिया इसमें कि अनाज के दाने बहुत समय तक टिके नहीं रहते, उनमें कीड़े लगते हैं, उनका बुरादा हो जाता है। सही बात है, अनाज के दाने बहुत समय तक टिके रहते हैं क्या? नहीं रहते। आपने देखा होगा, चावल को अगर ज़्यादा दिन तक रखते हैं ना तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? प्राचीन समय में अनाज को पीसकर आटा बनाने से पहले अनाज को क्या करते थे? भूनते थे और बाद में उसे मोटा दरदरा पीसते थे। सुन रहे हो ना? प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? तो अनाज को पीसकर आटा बनाने से पहले उसको क्या करते थे? भूनते थे और बाद में उसे मोटा
मोटा दरदरा पीसते थे। ठीक है, अनाज को भूनते समय यदि उसके कुछ दाने अधिक भूने जाते अथवा जल जाते तो वो फेंक दिए जाते थे, और अनाज के दाने भूनते समय पे अगर ज़्यादा भून दिए जाते थे या फिर जल जाते थे तो उसको क्या कर देते थे, फेंक देते थे लोग, है ना। जला हुआ थोड़ा ना कोई पीसेगा। ऐसे जले हुए दाने कई वर्षों तक टिके रहते हैं। अब ये अभी जो मैंने आपको बताया, ये जो जले हुए दाने रहते हैं ना, ये कई वर्षों तक, कई दिनों तक, कई वर्षों तक वो ठीक ठाक रह सकते हैं। अगर ऐसा दाना है तब तो वो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर वो भुना हुआ है, जला हुआ है, तो वो खराब जल्दी नहीं होते हैं। तो ऐसे दाने उत्खनन में पाए जाते हैं। प्रयोगशाला में उनका परीक्षण किए जाने पर वे दाने किस अनाज के हैं यह पहचाना जा सकता है। अब यहाँ पे ये जो फोटो दी गई है इसको देख लो, ये सिक्के हो गए, भौतिक साधन। ठीक है, फिर ये देखो खपड़ा, बोला था ना मैंने खपड़ा, इसके आधार पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और गहने आभूषण, और ये रहे बर्तन। ठीक है, उस टाइम के लोगों के बर्तन ऐसे होते थे। क्या तुम जानते हो, अब क्या जानना है हमको, तो मंदिर की दीवारें, गुफाओं की दीवारें, शिलाएं, ताम्रपट, बर्तन, कच्ची ईंटें, ताड़पत्र, भोजपत्र आदि पर उकेरे गए लेखों का समावेश लिखित साधनों में होता है। ठीक है बच्चों, तो लिखित साधनों में किसका किसका समावेश होता है। लिखित साधन मतलब क्या, जो कुछ लिखे गए हैं, ठीक है, जिनसे आपको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, ऐसे साधनों को हम क्या कहते हैं, लिखित साधन कहते हैं। जैसे कि ताम्रपट। ठीक है, ताम्रपट एक तरह का वृक्ष होता है जिसके पत्तों पर लिखा जाता था। ठीक है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखो, भोज वृक्ष की छाल से भोजपत्र बनाया जाता है। भोज वृक्ष कश्मीर में, अच्छा भोजपत्र की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, ताम्रपट्ट दूसरा होता है, भोजपत्र दूसरा होता है। तो देखो, भोजपत्र ऐसा होता है, भोज वृक्ष की छाल से भोजपत्र बनाया जाता है। मतलब एक पेड़ है, ठीक है, ताम्रपट्ट अलग है, तो एक पेड़ है जिसका नाम क्या है, भोज वृक्ष। तो इसकी छाल से क्या बनाया जाता है, भोजपत्र बनाया जाता है। भोज वृक्ष कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो भोजपत्र भी पुराने जमाने के मिलते हैं जिसपे कुछ ना कुछ लिखा रहता है। तो ये सभी किस में आते हैं बच्चों, ये सभी आते हैं लिखित साधन में। मतलब एक तरह से आप ऐसे समझो, कुछ भी अगर लिखा हुआ है जो आपको इतिहास की जानकारी दे रहा है, पुराने समय की जानकारी दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इतिहास के लिखित साधन कहेंगे। जैसे कि कच्ची ईंटें, ताड़पत्र, भोजपत्र, देखो भोजपत्र अभी भोज वृक्ष वाला देखा ना, बर्तन, ताम्रपट, ये सभी क्या है, लिखित साधन है। अभी इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो फोटो दी गई है इसको देखो, ये है ताम्रपट। देखो इस पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये क्या है, लिखित साधन है, इतिहास के लिखित साधन। फिर ताम्रपट, ये क्या है, शिलालेख। देखो ये जो शिला है ना, इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखी गई है। ठीक है, तो इससे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय की हम लिपि को जान सकते हैं कि लोग कौन सी भाषा का उपयोग करते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमको जो लिखित साधन है ना, वो इतिहास के बारे में जानकारियाँ देते हैं। तो लिखित साधन की बात करेंगे, अभी तो लिखित साधन ही पढ़ रहे हैं। अब इसमें दिया क्या है देखो, तो अश्म युग के मनुष्य ने अपने जीवन के अनेक प्रसंगों और भावनाओं को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। हजारों वर्ष बीतने पर मनुष्य लिखने की कला से अवगत हुआ। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो अश्म युग के मनुष्य थे, उन्होंने क्या किया है, अपने जीवन के अनेक प्रसंगों, मतलब उनके जीवन के जो अलग अलग प्रसंग होते थे या फिर उनकी भावनाएं, उनको चित्रों के माध्यम से क्या किया है, अभिव्यक्त, मतलब उसको दर्शाया है। हजारों वर्ष बीतने पर मनुष्य को लिखने की कला, मनुष्य जो था वो लिखने की कला से अवगत हुआ। मतलब हजारों वर्ष बीतने के बाद मनुष्य को लिखना आया। पहले के मनुष्य लिखना नहीं जानते थे, लेकिन ऐसे करके साल बीतते गए, समय जैसे जैसे बीता वैसे वैसे मनुष्य की प्रगति हुई और वो धीरे धीरे लिखना भी सीख गया। ठीक है, प्रारंभ में मनुष्य लिखकर रखने के लिए प्रतीकों और चिन्हों का उपयोग करता था। इन प्रतीकों और चिन्हों से लिपि बनने में हजारों वर्ष लग गए। देखो पहले, देखो बच्चों, पहले क्या होता था ना, जो मनुष्य था, मनुष्य मतलब क्या, जो भी आदमी होते थे, वो लिख कर रखने के लिए किसका उपयोग करते थे, प्रतीकों और चिन्हों का। मतलब उनको कुछ भी लिखना रहता था ना, तो कुछ चिन्ह बनाते थे। ठीक है, क्योंकि तब तक उनको हिंदी, इंग्लिश इस तरह की कोई भाषाएं नहीं होती थी कि वो लोग लिख पाए। समझ में आ रहा है? तो वो लोग क्या करते थे, प्रारंभ में, एकदम शुरू की बात है, तो लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, कोई प्रतीक है तो उसको बनाया जाता था, या फिर कोई चिन्ह है तो उसको बनाया जाता था। ठीक है, इस तरह से वो लोग लिखते थे। और फिर
इन प्रतीकों और चिन्हों से लिपि बनने मतलब क्या, जैसे आज हम हिंदी लिखते हैं तो ये क्या है, हिंदी को कहते हैं देवनागरी लिपि, ठीक है। तो उन प्रतीकों और चिन्हों से लिपि बनने में कई हजार वर्ष लग गए। हजारों वर्षों के बाद एक तो उनको लिखने का ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर लिपि बनने में भी हजारों वर्ष लगे, ठीक है। आगे देखिए, तो प्रारंभिक समय में लिखने के लिए खपड़े, कच्ची ईंटें, पेड़ों की छालें, भोजपत्र जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता था। देखो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, क्योंकि ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पुराने समय में मनुष्य लिखने के लिए किनका उपयोग करता था। तो आप लिख सकते हो ना कि प्रारंभिक समय में लिखने के लिए खपड़े, याद कर लो, प्रारंभिक समय में लिखने के लिए खपड़े, कच्ची ईंटें, पेड़ों की छालें और भोजपत्र, चार ही चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? खपड़े, कच्ची ईंटें, पेड़ों की छालें, भोजपत्र जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता था प्रारंभिक समय में लिखने के लिए। तो इसको एकदम दिमाग में बिठा लेना, भूलना नहीं, क्योंकि अगर आप भूले तो फिर परीक्षा में आपको होगी प्रॉब्लम, इसलिए आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। ऐसी सामग्री पर किसी नुकीली वस्तु से लिखे जाने वाले विषय को उकेरा जाता, ठीक है। अब ये जो सामग्री होती थी, जैसे यहाँ पर मैंने बोला पेड़ों की छालें बोली, भोजपत्र बोला और कच्ची ईंटें बोली, तो इन पर लिखा कैसे जाता था? तो किसी एक नुकीली वस्तु ली जाती थी। कोई नुकीली वस्तु मतलब क्या? जिसमें नोक हो, ठीक है, वो वस्तु ले करके जो भी लिखना रहता था ना, उसको उसके ऊपर उकेरा जाता था। जैसे आपके पास कोई भी समझिए ताम्रपट या फिर भोजपत्र है, तो उस पर आप कैसे लिखोगे? क्योंकि उस टाइम पे स्याही नहीं होती थी कि हमारे पास पेन है, स्याही हम लिख देंगे, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तो क्या करते थे वो, किस तरह से लिखते थे? तो कोई भी जैसे कच्ची ईंट रही या फिर भोजपत्र रहा, तो उसके ऊपर इस तरह से किसी भी नुकीली वस्तु से उकेरा जाता था। समझ में आ रहा है? उकेरना मतलब क्या? उसको उसके ऊपर ना ऐसे, जैसे अगर कोई पत्थर है, ठीक है, तो पत्थर पे अगर आपको कुछ लिखना है तो पत्थर पे कैसे लिखोगे? उस पे ना उकेरा जाता है। समझ में आया? कुछ भी लिखना है तो मतलब उतने जगह को ना क्या किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा पुराने, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको, ये देखो यहाँ पे ये जो ताम्रपट है, इस फोटो में देखो बच्चों, लिखने के लिए क्या किया गया है? उस पर कुछ उकेरा गया है, किसी एक नुकीली चीज को लिया गया है और उसको उकेरा गया, इसी को कहते हैं उकेरना। समझ में आया? तो इस तरह से लोग लिखा करते थे, ठीक है। अनुभव एवं ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि होती गई, वैसे वैसे विविध पद्धतियों द्वारा लेखन का प्रारंभ हुआ। मतलब जैसे जैसे देखो ना, हम शुरुआत करते हैं छोटे से, लेकिन धीरे धीरे कैसे बड़े बनते जाते हैं, है ना। कोई भी काम हम शुरुआत करते एकदम छोटे से, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। तो इसी तरह से जब सबसे पहले बात तो लोगों का भाषा का ज्ञान ही नहीं, लिखने का ज्ञान ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके ज्ञान हुआ, फिर बाद में लिपि का ज्ञान हुआ, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अनुभव एवं ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि होती गई, वैसे वैसे विविध पद्धतियों द्वारा लेखन का प्रारंभ हुआ। आसपास में घटित घटनाओं, सरकारी दरबार में चलने वाले कामकाज का वृत्तांत आदि जानकारी लिखने की पद्धति प्रारंभ हुई। और फिर बच्चों क्या हुआ कि जो जैसे हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती है तो हमको उनकी जानकारी मिलती है ना, लिखा हुआ आता है हमारे घर पे अखबार। तो उस समय भी क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो भी आसपास में घटित होने वाली घटनाएं थी उनको लिखना लोगों ने चालू किया। और जो राज्य के कामकाज थे, राजा के जो कामकाज होते थे, वो मतलब उनमें कामकाज के लिए, मतलब देखो कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसका अगर लिखा हुआ आपके पास रहता है तो आप भूलते नहीं हो, कितना दिमाग में रखोगे, है ना। तो उस टाइम के लोगों को ऐसा लगा कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी कामकाज है उसके बारे में लिखना चाहिए, तो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, ठीक है। जो भी सरकारी दरबार होते थे उनमें जो भी कामकाज होते थे उनके वृत्तांत को लिखना उन लोगों ने प्रारंभ किया। समझ में आया आपको? अनेक राजाओं ने अपने आदेशों, न्याय निर्णयों और दान पत्रों को पत्थरों अथवा तांबे की पत्रों पर उकेर कर रखा है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि अनेक राजाओं ने, मतलब बहुत सारे राजाओं ने अपने आदेशों, मतलब उनके जो आदेश होते थे, और न्याय और निर्णयों और दान पत्रों को पत्थरों तथा अथवा तांबे की परतों पर उकेर कर रखा है। मतलब पत्थर या फिर तांबे के जो परत होते हैं उसके ऊपर उकेर करके रखा है अपने आदेशों को, अपने निर्णयों को, ठीक है, कई सारे राजाओं ने, जिससे हमको उस समय की जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय के राजाओं के आदेश कैसे होते थे, उनके न्याय निर्णय कैसे होते थे, ठीक है। आगे देखिएगा,
तो कालांतर में साहित्य की अनेक विधाओं का निर्माण हुआ। धार्मिक, सामाजिक ग्रंथों, नाटकों, काव्य, यात्रा वर्णनों तथा वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखन हुआ। ऐसे साहित्य सामग्री से तत्कालीन इतिहास को समझने में सहायता प्राप्त होती है। इस संपूर्ण साहित्य को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। अब बच्चों देखो, धीरे धीरे करके जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे धार्मिक ग्रंथ भी होते हैं ना, पुराने समय के लिखे हुए, लेकिन आज भी हम लोग उनको पढ़ते हैं। तो वो क्या है, वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से हमको क्या जानकारी मिलती है, उस समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है कि नहीं। तो धार्मिक ग्रंथ भी किस में आते हैं बच्चों, तो लिखित साधन में ही आते हैं। या फिर कोई यात्रा वर्णन, यात्रा वर्णन मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहीं पे घूमने गई, ठीक है। अब मैं समझिए किसी दूसरे देश के यात्रा पे मैं गई और वहाँ पर जाकर के मैंने जो पूरा उधर तो सबसे पहले घूमा, तो जो मैंने वहाँ पे अनुभव किया, जो सारी चीज़ें देखी, वो मैं दोबारा से मतलब वापस आने के बाद मैं उसको क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ। तो ये क्या हो गया, यात्रा वर्णन। मैं अपने यात्रा के बारे में बता रही हूँ ना। तो ऐसे ही कई सारे यात्री हैं जिन्होंने अपने यात्रा वर्णन को लिखा है, तो इनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समझ में आया बच्चों। तो इन सभी साधनों को क्या कहते हैं, लिखित साधन कहते हैं। इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। कौन कौन से, पौराणिक ग्रंथ हो गए और ताम्रपट्ट हो गए, भोजपत्र मतलब उस पर जो कुछ भी उकेरा रहता है, फिर पत्थर की शिला जिस पे कुछ उकेरा हो, तो ये सभी क्या है, इनसे हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और ये सभी लिखित रूप में है ना। आपसे बोलते हैं क्या खड़े होकर के, अरे हम इतिहास के साधन है, नहीं, हम उनको देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर हमको समझ में आता है कि ये इतिहास के बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे जो साधन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। तो ये आपका लिखित साधन भी पूरा हुआ। भौतिक साधन हो गया, लिखित साधन हो गया। अब बचा क्या है, तो अब बचा है यहाँ पर मौखिक साधन। ठीक है। तो मौखिक साधन में क्या क्या आ सकता है, जैसे लोकगीत, मैंने आपको शुरू में ही बोला था। लोक कथा, जैसे आपको याद होगा, अभी आप छोटे बच्चे हो तो आपके दादाजी या फिर दादी जी कोई ना कोई आपको कहानी सुनाते होंगे। तो वो कहानी वो लोगों ने कहाँ से सुनी है, अपने दादा दादी से सुनी है, समझ में आ रहा है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रही है, चलती आ रही है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, लोक कथा। लोकगीत मतलब क्या, कोई गीत गाते, जैसे आपकी मम्मी कोई गीत गाती होंगी तो उनकी मम्मी ने उनको बताया होगा, फिर उनकी मम्मी ने उनको बताया होगा, तो ऐसे गीतों को हम क्या कह देते हैं, लोकगीत कह देते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो भी साधन होते हैं ना, इनको हम क्या कह देते हैं बच्चों, मौखिक साधन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, ओ मतलब क्या होता है बच्चों, चक्की के गीत। लोकगीत मैंने अभी आपको बताया, और लोक कथा बताया ना, कथा जो आपके दादाजी दादी जी आप लोग को सुनाते हैं, तो वो क्या हो गया, लोक कथा हो गया। तो ऐसे जो साहित्य होते हैं ना, इनको लिख करके कहीं पे रखा नहीं जाता। ठीक है, ये इनको कहीं पे लिख करके रखा नहीं जाता। जैसे कोई कहानी है, पुरानी कहानी, तो आपके दादी जी ने आपको एक कहानी सुनाई, तो वो जो कहानी दादी जी ने आपको सुनाई, वो कहाँ से सुना है, वो अपने दादाजी दादी जी से सुना होगा, है ना। तो वो कहानी क्या हो गई, हमको याद हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम आगे आने वाली पीढ़ी को वो कहानी सुनाएंगे। तो इस तरह से वो आगे बढ़ती रहेगी। तो ऐसे जो साधन है, ठीक है, ऐसे साधनों को हम क्या कह देते हैं, मौखिक साधन कह देते हैं। ठीक है। उसका रचयिता क्या होता है, अज्ञात होता है, मतलब हमको पता नहीं कि किसने उसकी रचना की है। अगर कोई कहानी है आपके दादाजी या फिर किसी ने भी सुनाई, तो हमको पता नहीं होता कि उसके रचयिता कौन है। तो ऐसी ही कहानियों को लोक कथा हम कहते हैं। ठीक है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा संरक्षित रखा जाता है, मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। ऐसे साहित्य को मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित साहित्य कहते हैं। और ऐसे जो भी साहित्य होते हैं इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित। मतलब मौखिक परंपरा से क्या है, ये लोग सुरक्षित है ना। जैसे कोई गीत है, ठीक है, आपकी मम्मी गा रही है, तो वो गीत उन्होंने कहाँ से सुना, अपनी मम्मी से या फिर अपनी सास से सुना होगा। तो ये मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित है ना, क्योंकि मौखिक मतलब कोई कुछ भी पढ़ता है, कोई उत्सव होता है, तो उस टाइम पे वो लोग गाते हैं। तो धीरे धीरे करके ये जो इनकी बेटी रहेंगी वो सीख जाएंगी। तो ये मौखिक से सीख रही है ना, इनको लिख करके दिया गया क्या कि ये गीत है, नहीं, ये सुन सुन करके उन्होंने सीखा है। समझ में आया। तो ऐसे जो भी साहित्य होते हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं बच्चों, मतलब ऐसे जो भी साधन होते हैं उनको मौखिक साधन कहते हैं। अभी इस साहित्य में, अच्छा, इस साहित्य में क्या क्या है उसको देख लो। तो ओवियाँ अभी ऊपर देखा, वही तो है, लोकगीत, लोक कथाएं जैसी लोक साहित्य विधाओं का समावेश है। ऐसे साधनों को इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। बस मौखिक साधन में आपको इतना ही पढ़ना था। क्या तुम जानते हो चक्की का गीत, तो बच्चों देखो यहाँ पे चक्की का गीत लिखा हुआ है। पांडुरंग पिता
रुक्मिण माझी बया, आषाढ वारियेला पुंडलिक आला न्याया, पांडुरंग पिता रुक्मिणी मेरी मैया, आषाढ़ के मेले में ले जाने पुंडलिक आया। यहाँ पे हिंदी में भी दिया है और मराठी में भी दिया है। ठीक है, अभी लोकगीत एक और दिया है, देखो यहाँ पे उज्जैनी महानगरी उज्जैनी लई पुण्यवान दानी, तेथे नंदत होता राजा, सुखी होती प्रजा, तीनी लोकी गाजा वाजा, अस्सा उजनीचा इक्राम राजा। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे दिए गए हैं। महानगरी है, देखो यहाँ पे ये मराठी में दिया था ना, अभी ये हिंदी में दिया गया है कि महानगरी है यह उज्जैनी, बड़ी पुण्यवान और दानी, राज्य करता था एक राजा, खुशहाल थी उसकी प्रजा, तीनों लोकों में था उसका नाम उजनी का, वह था राजा विक्रम। ठीक है, इस तरह से लोकगीत होते हैं। ये क्या है, लोकगीत है, और ऊपर वाला क्या था, ओवी मतलब चक्की के गीत। समझ में आ गया ना। तो ये थे कुछ उदाहरण जिसकी मदद से आप समझ पाओ कि चक्की के गीत और लोकगीत होते क्या है। लोकगीत मतलब देखो ये गाते हैं ना, तो ये हो गया लोकगीत, और चक्की के गीत भी होते हैं वो भी। ठीक है, अब प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के साधन। अच्छा, प्राचीन भारत के इतिहास लेखन के साधन, इसको आप पढ़ लीजिए। तो भौतिक साधन में क्या क्या आएंगे, वस्तु और वास्तु। ठीक है, भौतिक साधन में वस्तु और वास्तु। वस्तु मतलब क्या, कोई वस्तु। वास्तु मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई गुफा हो गई, मकान हो गया, कोई किला हो गया। वास्तु मतलब क्या, कोई जैसे देखो वस्तु मतलब क्या कोई बर्तन हो गया, कोई अनाज का दाना हो गया, किसी की अंगूठी हो गई, कोई आभूषण हो गए। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, वस्तु। और वास्तु मतलब क्या, कोई किला हो गया, कोई गुफा है जो पुराने समय में लोग आने जाने के लिए उपयोग में लाया करते थे, या फिर कोई स्तूप है। तो ये सभी किस में आते हैं, वास्तु में आते हैं। ये भौतिक साधन में, ये दोनों ही भौतिक साधन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनको क्या कर दिया गया है, इनका विभाजन कर दिया गया है वस्तु और वास्तु में। तो वस्तु में देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, गुफा चित्र, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के शिल्प, मन के रत्न आभूषण, पत्थर के शिल्प, धातु की वस्तुएं, सिक्के, शस्त्र, ये सभी क्या हो गए, वस्तु हो गए। ठीक है, और वास्तु में क्या क्या, देखो गुफा हो गया, मकान, स्तूप, गुफाएं, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिदें, स्तंभ, ये सभी क्या हो गए, वास्तु हो गए। ठीक है, तो ये हो गए भौतिक साधन। अब लिखित साधन की हम लोग बात करेंगे। तो हड़प्पा लिपि में लिखे लेख। ठीक है, हड़प्पा मतलब हड़प्पा एक लिपि होती थी, जैसे हिंदी को क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं ना, वैसे एक हड़प्पा लिपि होती थी जिसमें लिखे हुए लेख हैं लिखित साधन में। फिर वैदिक साहित्य हैं, ये भी लिखित साधन में ही आते हैं। फिर मेसोपोटेमिया का स्टिका लेख, महाभारत रामायण ग्रंथों की पांडुलिपियाँ, जैन बौद्ध साहित्य, ग्रीक इतिहासकार और यात्रियों का लेखन, चीन यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वर्णन, व्याकरण ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, उकेरे गए लेख। तो ये सभी किस में आते हैं बच्चों, लिखित साधन में आते हैं। मौखिक साधन ये भी देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत की मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य अब लिखित स्वरूप में उपलब्ध है। यद्यपि इन साहित्यों का रूपांतर अब लिखित स्वरूप में हुआ है, फिर भी उनका पाठ करने की परंपरा अब भी जारी है। इतिहास के लेखन हेतु जब मौखिक साहित्य का उपयोग किया जाता है तब उसका समावेश मौखिक साधनों में होता है। समझ में आया आप लोगों को मौखिक साधन? वैसे भी ऊपर हमने समझा था कि मौखिक साधन क्या होता है, तो आपको ज़्यादा पूरा एकदम गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है, अभी तक मैंने आप लोग को भौतिक साधन पढ़ा है, तो भौतिक साधन आप लोग जानते हो, लिखित साधन भी आप लोग जानते हो, ताम्रपट, भोजपत्र, कच्ची ईंटों पर कुछ लिखा गया या फिर पत्थरों पे कुछ उकेरा गया, तो ये सभी क्या है, इतिहास के लिखित साधन है। मौखिक साधन अभी अभी हमने ऊपर देखा, लोकगीत, ओवियाँ और क्या, चक्की के गीत, और क्या था कोई आप देख सकते हो यहाँ पर देखा था ना, हाँ बस इतने, ये सभी क्या है बच्चों, तो ये सभी मौखिक साधन है। बस आपको इतना ही समझना है और कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं समझना है। ठीक है, वैसे आप इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आप जानना चाहते क्या तुम जानते हो। ठीक है, क्या आप जानते हो, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद किसको रखना है, वही 3 साधन जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब प्राचीन भारत के इतिहास के साधन, अब जो हमारा प्राचीन भारत था उसके इतिहास के साधनों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि अश्मयुग से लेकर ईसवी सन की 8वीं शताब्दी तक का कालखंड भारतीय इतिहास का प्राचीन कालखंड माना जाता है। देखो बच्चों, प्राचीन कालखंड किसको माना जाता है, तो अश्मयुग से लेकर, जो अश्मयुग था, ठीक है, अश्मयुग से लेकर के ईसवी सन की 8वीं शताब्दी तक
का जो कालखंड है भारतीय इतिहास का, उसको क्या माना जाता है? प्राचीन कालखंड माना जाता है। भारत के अश्म युग की जानकारी पुरातत्वविद उत्खनन द्वारा प्राप्त होती है। और जो भारत के अश्म युग है, ठीक है, अश्म युग एक युग था जिसकी जानकारी पुरातत्वविद उत्खनन द्वारा प्राप्त होती है। मतलब जब उत्खनन किए जाते हैं तब उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। उस कालखंड में लिपि का विकास नहीं हुआ था। मतलब वो जो अश्म युग था उस समय पे लिपि का विकास नहीं हुआ था, मतलब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ईसा पूर्व 1500 के पश्चात के प्राचीन इतिहास की जानकारी वैदिक साहित्य द्वारा प्राप्त होती है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है कि ईसा पूर्व 1500 के पश्चात के प्राचीन इतिहास की जानकारी वैदिक साहित्य द्वारा प्राप्त होती है। मतलब जो हमारे वैदिक साहित्य हैं इनके द्वारा हमको किनकी जानकारी प्राप्त होती है? तो ईसा पूर्व 1500 के पश्चात, ठीक है, ईसा पूर्व 1500 के पश्चात के प्राचीन इतिहास की जानकारी हमको वैदिक साहित्य द्वारा प्राप्त होती है। आरंभ में वेद लिखित स्वरूप में नहीं थे। देखो बच्चों एकदम आरंभ में जो वेद थे, वेद मतलब जो वेद पुराण होते ना वो लिखित स्वरूप में नहीं थे। प्राचीन भारतीयों ने उन्हें कंठस्थ करने की तकनीक को विकसित की। कालांतर में वेद लिखे गए, ठीक है। वेद सबसे पहले लिखित में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके उसको क्या किया गया, याद किया गया और फिर बाद में उनको लिखा गया, ठीक है। वैदिक साहित्य तथा उसके पश्चात लिखा गया साहित्य प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। तो ये जो सभी कौन है, वैदिक साहित्य और उसके पश्चात मतलब उसके बाद जो लिखा गया साधन है, जो भी लिखे गए क्या है, साहित्य है, वे सभी क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण साधन है। मतलब उन सभी चीज़ों से, ये जो वैदिक साहित्य है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हमको प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये क्या हो गए, जिनसे भी हमको जानकारी प्राप्त हो रही है इतिहास के बारे में, ये क्या हो गए बच्चों, इतिहास के साधन हो गए, ठीक है। अभी इस साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ यहाँ पर है देख लो। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, नाटक, काव्य, शिलालेख, स्तंभ लेख, विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन, इन सब का समावेश होता है। यहाँ पर जो भी मैंने नाम लिए ना, ये सभी इसमें आते हैं। इसी भांति पुरातत्वीय उत्खनन में पाई गई वस्तुओं, पुरातन वस्तुओं, भवनों, सिक्कों जैसे भौतिक साधनों की सहायता से हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। देखो बच्चों और भी वस्तुएं हैं, जैसे कि क्या हो गए, भवन हो गए, सिक्के हो गए, ठीक है। तो ये सभी क्या है, भौतिक साधन है जिनसे हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा ना, प्राचीन भारत के इतिहास के साधन, मतलब जो हमारा प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत की जानकारी हमको किन किन साधनों की सहायता से प्राप्त होती है वो हमने यहाँ पर देखे। वैदिक साहित्य है, कोई सिक्के हैं या फिर कोई वास्तु है, तो उसकी मदद से हमको प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। बस इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना दिया है बस उतना ही पढ़ना है। अब यहाँ पे हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, इतिहास लेखन के प्रति सावधानी। अब देखो बच्चों, इतिहास जो लेखन होता है ना, इतिहास लेखन मतलब क्या होता है, इतिहास को लिखना, ठीक है। तो इसमें भी सावधानियां बरती जानी चाहिए। क्यों बरती जानी चाहिए? क्योंकि इतिहास गलत भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए इतिहास लेखन के समय जो सावधानी है, इतिहास लेखन के प्रति सावधानी, उसको हम देख लेते हैं। अभी पढ़ोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। तो देखो, इतिहास के साधनों को उपयोग में लाते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। किसी लिखित प्रमाण को केवल पुरातन होने के कारण वह विश्वसनीय होगी ही ऐसा नहीं होता। वह किसका लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है, इसकी छानबीन करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो बच्चों, कोई भी आपको पुरानी चीज मिल गई जिस पे कुछ लिखा हुआ है, तो क्या आप उसको सचमुच का मान लोगे? हाँ, ये हमको जानकारी दे रही है पुराने समय के बारे में, और आप उसको क्या करोगे, मतलब ऐसा समझोगे कि ये इतिहास का साधन है और आप अपने जो भी इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, क्या आप उसको उसमें सम्मिलित कर लोगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो वो गलत भी हो सकती है। इसलिए आपको उसकी पूरी छानबीन करनी चाहिए कि किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा। तभी आपको उसको क्या करना चाहिए, अपने जो भी आप यहाँ पे इतिहास की जानकारी को इकट्ठा कर रहे हो उसमें आपको सम्मिलित करना चाहिए। समझ में आया? कोई भी अगर आपको चीज़ मिलती है तो सबसे पहले उसकी पूरी छानबीन अच्छे से करनी चाहिए और तब जाके उसका उपयोग हमको करना चाहिए कि हाँ, ये इतिहास के बारे में हमको सही सही जानकारी दे रहे हैं, ठीक है।
तो इतिहास लेखन के समय पे सावधानी भी बरतनी पड़ती है। विविध प्रामाणिक साधनों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों की एक दूसरे के साथ पड़ताल करनी पड़ती है। इतिहास लेखन में सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति को बहुत महत्व प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि एकदम गहराई से हर एक चीज का विश्लेषण करना। जैसे आपको समझिए कोई अनाज का दाना ही मिल गया, ठीक है, तो अब आपको क्या करनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्या ये दाना सच में उसी समय का है, ठीक है, तब जाके आपको उसके बारे में लिखना चाहिए कि हाँ ये हमको उस समय के लोग इन दानों को खाते थे, मतलब इनका आहार ऐसा होता था। तो जब आप उसकी पूरी छानबीन करके इस तरह से इतिहास का लेखन करते हो तभी वो सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो इतिहास का लेखन करते समय पे सावधानियां भी बरतनी चाहिए। हर एक चीज़ जो भी साधन है उसकी विश्वसनीयता को क्या करना चाहिए, मतलब उस पे ना उसकी एकदम अच्छे से क्या करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसकी छानबीन करनी चाहिए, तब जाके आप लोगों को कुछ भी लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये जो पार्ट था, पार्ट 2 इतिहास के साधन, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो एक बार मैं आप लोग को फिर से बोल देती हूँ, आपको मेन चीज़ क्या ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लिखित साधन, भौतिक साधन और मौखिक साधन। ये 3 साधन अगर आप याद कर लेते हो तो आपको परीक्षा में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इनको आप एकदम अच्छे से पढ़ना। अब यहाँ पे प्रश्न उत्तर की बात मैं करूँगी, तो एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। बच्चों देखो, मैंने ना ये जो आपके प्रश्न उत्तर है ना, इनका वीडियो बना दिया है। आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगी, या फिर आपको यूट्यूब पे जाकर के सर्च करना है। क्या सर्च करोगे, इतिहास के साधन कक्षा 6वीं या फिर क्लास 6 सर्च करना और लिखना वहाँ पे क्वेश्चन आंसर, या फिर लिखोगे प्रश्न उत्तर, तो आपको ये जो पार्ट है ना इसके प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। ओके, तो लिखने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था, देखो मैंने बोला था ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। फिर वैदिक साहित्य द्वारा कौन सी जानकारी प्राप्त होती है, मौखिक परंपरा द्वारा किस साहित्य को संरक्षित रखा गया है ना। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने वो वाले वीडियो में दिए हैं, तो आप उसको जरूर से देखिएगा अगर आपको प्रश्न और उत्तर चाहिए तो। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, पार्ट 3 जो कि क्या है, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, तो चलो अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।